नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट बाल विकास शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही हमने एक आरटी और एनसीएफ से संबंधित 30 प्रश्नों का वीडियो डाला था और ये पार्ट भी उसी वीडियो का एक सेकेंड पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो 31 से लेकर के 60 तक इसमें शामिल होंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे आरटी और एनसीएफ से संबंधित जो बचे हुए शेष हमारे 30 क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हमने अभी एक वर्तमान समय के अंदर ही एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है मेरा घर मेरा स्कूल। तो आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ इस चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि ये जो चैनल है ये स्कूल के जो बच्चे होते हैं जो कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए हमने इस चैनल को शुरू किया है, जहां पर 6 से 12वीं क्लास तक के जो बच्चों के लिए जो स्कूल में जिस प्रकार से पढ़ाई होती है। और वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि स्कूल जो है वो बच्चों के लिए खुले नहीं है और बच्चे अपनी पढ़ाई के फिक्र में बहुत चिंतित हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये नया चैनल शुरू किया है। तो आपके क्षेत्र में आपके आसपास कोई भी ऐसे बच्चे हों तो उन्हें आप इस चैनल की लिंक ज़रूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें सभी विषय को शामिल करेंगे और सभी जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो पूरा इस पर हम लागू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और आप चैनल पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र, तो आप कक्षा शिक्षण को कब अच्छा मानते हैं? 4 विकल्प हैं। अध्यापन के व्याख्यान को चुपचाप बच्चे नोट करते रहते हैं, बी है अनुशासित रहते हैं, सी है जब विद्यार्थी बातें करते हैं और डी है मन लगाकर सुनते हैं। देखिए ऑप्शन बी और डी जो है ये हमारे लिए 50-50% यहाँ पर उत्तर निकालने का जो तरीका है कि 50% दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। अब यहाँ पर चुपचाप नोट करना तो ये भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि बच्चों को कुछ समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो और फिर भी वो नोट कर रहे हैं। पर बी और डी की बात करते हैं। देखिए बी के अंदर हम देखते हैं जब बच्चे अनुशासित रहते हैं, तो अनुशासित तो बच्चे शिक्षण नहीं होता तब भी रहते हैं, विद्यालय के अंदर होते हैं तब भी वो अनुशासित ही रहते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी को चुनेंगे, क्योंकि बच्चे जब मन लगा करके किसी बात को सुन रहे हैं तो मतलब इसका ये निकलता है जब आप यदि टीचिंग आपका एक्सपीरियंस रहा हो तो आपने देखा होगा कि जब आप क्लास के अंदर कुछ समझा रहे हैं और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक आपकी बातों को बिल्कुल सुन रहे हैं तो निश्चित वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं और आप प्रभावी तरीके से शिक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे मन लगाकर सुनते हैं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा, जब विद्यार्थी मन लगा करके सुनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है और ये किससे दी जा सकती है? अभिभावक से, समाज सुधारक से, माली से, राष्ट्र नायक से। तो यहाँ पर हम अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दे सकते हैं माली से, क्योंकि जिस प्रकार से माली जो होता है वो बगीचे में पौधों को सींचता है, उन्हें बड़ा करता है और उन्हें बहुत ही उपयोगी बना देता है, तो उसी प्रकार शिक्षक भी अपने बच्चों को उसी फूल पौधों की तरह ही सींचते हैं और उन्हें एक अच्छा नागरिक बना देते हैं। तो ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है अभिव्यक्ति के लिए, समवाय के लिए, या फिर हम कह सकते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, और डी है रुचि के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम के निर्माण की जो आवश्यकता होती है वो हमें होती है किस बात के लिए? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य होता है उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था कहाँ पर? भारत, रूस, अमेरिका या फिर ब्रिटेन में? तो यहाँ पर उत्तर होगा अमेरिका, और अमेरिका में सबसे पहले दल शिक्षण को लागू किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी होगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है किस रूप में? मातृबोली के रूप में, चिल्लाने के रूप में, व्याख्यान के रूप में या फिर गाने के रूप में? तो बालक जो है सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है अपनी मातृबोली के रूप में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन ए होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक दोनों होता है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। और डी है शिक्षण अनुदेशन है। तो शिक्षण अनुदेशन नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। ये थोड़ा शिक्षण के बारे में गलत है, सत्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है उसे हमें यहाँ पर चुनना है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व को प्रदान करना, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो देखिए एनसीएफ 2005 के अंदर रटने को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता है और यहाँ पर बताएगा रटने को महत्व प्रदान करना। तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लें। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना और इसी के साथ साथ सी है यहाँ पर बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यताओं को विकसित करना। डी है बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो देखिए गणित जो शिक्षण होता है उसका उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता को विकसित किया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? जो पठन कठिनाई से संबंधित नहीं है छोटे शिक्षार्थियों के लिए, उस विकल्प को हमें देखना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई और डी है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सुसंगत वर्तनी में कठिनाई होती है क्योंकि छोटी कक्षा के हैं। वर्ण शब्द को पहचानने में कठिनाई हो सकती है। पठन और गति प्रवाह में भी कठिनाई होती है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे हम किसी भी बात को उनको किसी शब्दों को उनको बोलते हैं, हमारे कुछ विचार उनके सामने रखते हैं तो वो हमारी बातों को तो समझ लेते हैं, इनमें उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस बात पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांतों पर, बी है शिक्षण की गतिविधियों के सिद्धांतों पर, सी है यहाँ पर विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। ये शिक्षण की जो छोटी कक्षाओं में खेल विधि होती है ये शिक्षण के विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या फिर बहुभाषा। तो देखिए एनसीएफ 2005 जो दस्तावेज है उसके अंदर भाषा के लिए निहित है इसमें तीन भाषा। तो तीन भाषा कोई सी भी यहाँ पर हो सकती है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। सी यहाँ पर शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना और डी है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन सी
क्योंकि हमें आकलन को रोचक प्रक्रिया और उपयोगी प्रक्रिया बनाना है और उसके लिए हमें बच्चों की शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों क्षेत्रों के अंदर उनकी प्रगति या उनके सीखने के बारे में जानकारी करने के लिए हमें विविध तरीकों का प्रयोग करना होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं और यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता या फिर वैधता। तो यहाँ शिक्षक ऑप्शन डी वैधता के बारे में चिंतित हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सी है सामूहिक कार्य मूल्यांकन और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो होगा इनमें से सभी ये हमारा उत्तर होगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो उस पॉइंट को मैं देखना जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर फर्स्ट है अध्यापक को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, तो दिया गया है इस पर। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, मतलब जो शाला त्यागी बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी शिक्षा को सुनिश्चित करना उन्हें हम, और सी है यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना और डी है 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो देखिए अभी जो हमारी नीति पुरानी जो चल रही है इसके अंदर 14 वर्ष की पश्चात शिक्षा जो आरटी है 2009 वहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ही शिक्षा का उसमें प्रावधान है। तो यहाँ पर 14 वर्ष के बाद की जो शिक्षा है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान होता है। व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, सी है समायोजन और डी है उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिगम का शिक्षा में जो योगदान होता है वो इन सभी बातों में होता है, क्योंकि अधिगम का मतलब ही व्यवहार में परिवर्तन, नए अनुभव को प्राप्त करना, समायोजन करना, ये सभी में योगदान हमें प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। बी है शोधकर्ताओं के द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता। सी है यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है और डी है यह न्याय दर्श पर आधारित होता है। तो यहाँ पर हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो होता है अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों और प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया। क्योंकि अब ये समर्थन क्यों दिया गया, क्योंकि एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। बी है भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए और सी है बालक या बालकों को अपने पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहन देगा और डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो देखिए 2000 जो एनसीएफ 2005 है वहाँ पर बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि इसके माध्यम से जब हम उसे संसाधन के रूप में देखेंगे तो वो एक तरीका भी होगा जिससे बालक स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगा, कोई बच्चा पीछे भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए हम ऑप्शन डी का चयन कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विज्ञान शिक्षण की वह विधि है जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करना होता है या खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, तो वो विधि कहलाती है। तो जहाँ एक विद्यार्थी खोजी के रूप में कार्य करता है वो विधि प्रयोगशाला विधि होगी, समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या प्रायोजना विधि। तो उस विधि को हम कह सकते हैं ह्यूरिस्टिक विधि और इस विधि के अंदर विद्यार्थी एक खोजी के रूप में अपना कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन
सी जो होगा ह्यूरिस्टिक विधि। चलिए, जब एक छात्र गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति वो कर रहा है? अभिवृत्ति, ज्ञान, ज्ञानोपयोग या फिर डी है रुचि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जो है वो ज्ञान उपयोग की पूर्ति, यहाँ पर उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं, यह नहीं इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्य से संबंधित होंगे। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग या फिर कौशल। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी है सामान्य से सामान्य की ओर और डी है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आगमन विधि के अंदर विद्यार्थी जो होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन ए होगा हमारा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से पाठ योजना का अंग नहीं है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, डी है जांच कार्य। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पाठ योजना का अंग नहीं है वो है जांच कार्य। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणितीय पाठ योजना का दूसरा पद है तैयारी, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण या फिर डी है व्यवहारीकरण। तो यहाँ पर देखिए हर्बर्ट ने जो पंचपदी योजना दी थी और उसका दूसरा पद कौन सा है वो हमें इसमें पहचानना है। तो यहाँ पर दूसरा पद जो है वो है इसमें प्रस्तुतिकरण। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए किस प्रकार का होना चाहिए? बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित या फिर डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो देखिए गणित शिक्षण हो चाहे कोई भी शिक्षण हो सभी बाल केंद्रित ही होना चाहिए और इसीलिए हमें बाल विकास ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बाल केंद्रित, बालक को केंद्र में रख करके हम शिक्षण करवाएं। चलिए ऑप्शन ए, अंधे बालकों को शिक्षण देने की जो पद्धति उसे क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानती हैं इसका उत्तर, उससे हम कहते हैं ब्रेल लिपि। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे प्रश्न पत्र में गुण होना चाहिए, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर सभी। तो निश्चित यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छा प्रश्न पत्र जो होता है उसके अंदर ये सभी प्रकार के गुण होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरी, दीर्घ उत्तरी, निबंधात्मक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पूछना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो, पर हमें यह प्रश्न मिल रहा है कि रटने की प्रवृत्ति को रोकना है। तो विद्यार्थी रटते हैं कब? जब उनके लिए दीर्घ उत्तरी या उनके सामने निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, बड़े प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उस स्थिति में विद्यार्थी रटता है। और जो छोटा उत्तर होता है तो वो उससे याद वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं निबंधात्मक, वो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। तो उसे दूर करना है, हमें रोकना है, तो उसके लिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और डी है यहाँ पर सभी। तो पाठ्यक्रम निर्माण का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर उपरोक्त सभी प्रकार का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है। जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा किस तरह से होना चाहिए? प्रोजेक्टर से ऊपर होना चाहिए, सतह पर पड़ा होना चाहिए, पेपर मशीन पर बना होना चाहिए
या फिर डी है विश्व का होना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा जो है वो प्रोजेक्टर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा उत्तर होगा, प्रोजेक्टर से ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे RT NCF से संबंधित जो शेष पार्ट था वो हमने देखे। और यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये सब आपके लिए एकदम फ्री है। और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। तो आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।